चलो मालिक। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करने के बाद अभी अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को करेंगे अलग से। पहले जो मैनेजमेंट से कनेक्टेड चीजें उनको करेंगे पहले। तो मैं ले रहा हूं सर सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम है प्लानिंग। चलेगा? हमने और आपने डिस्कस किया था कि बेसिकली कितने फंक्शंस होते हैं सर? 5। कौन कौन से सर? अब इन 5 फंक्शन में हम शुरुआत कर रहे हैं सर किससे? प्लानिंग से। शुरू करें? आइए सर। प्लानिंग का मतलब होता है सर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड। तो सर ये पहले ही डिसाइड करना, एडवांस में करने से पहले डिसाइड करना कि क्या करना है और कैसे करना है। ये कौन है सर? ये प्लानिंग है सर। इट इज वन ऑफ द बेसिक, ये एक मैनेजमेंट का या मैनेजर का एक बेसिक फंक्शन माना जाता है। Before doing something, manager must formulate an idea of how to work on a particular। कोई भी काम करने से पहले मैनेजर को यह पहले डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम करना है और कैसे करना है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड। देखो, जब भी आप प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप बिल्कुल क्रिएटिव हो सकते हो और बिल्कुल इनोवेटिव भी हो सकते हो। प्लानिंग बेसिकली क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है तो आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी दिखा सकते हो। इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू। सर हम कहां स्टैंड करते हैं और कहां हम फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसका नाम क्या है सर? प्लानिंग। बोलने का? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहला लिखा है सर इंपॉर्टेंस। पहले फीचर्स देख लेते हैं। आओ नीचे आ जाओ, ये रहे सर। ओके सर, पहला क्या लिखा सर? सर प्लानिंग फोकस किस पर करता है सर? ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने पर। सर अंदर पढ़ेंगे, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन प्लान अलोंग विद एक्टिविटीज टू बी। देखो सर, प्लानिंग में कभी भी ये नहीं आता है कि केवल गोल्स को सेट करना। प्लानिंग में आप गोल सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, साथ में उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाए उसके लिए आप एक्टिविटीज भी क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। मतलब दोनों बातें हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करना और कैसे उनको अचीव किया जाए, ये भी सोचना किसके अंदर आएगा सर? प्लानिंग के अंदर। इसलिए वो क्या होता है सर? हेल्प करेगा आपकी, बेसिकली फोकस करेगा ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने पर। दूसरा क्या लेगा सर? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर क्यों इसको प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं? बोलेगा? क्योंकि सर आपके बाकी के फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे ये डिपेंड करेगा। सर अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे को 12th में 95% चाहिए, उसके गोल हैं, तो उसकी एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली होंगी। लेकिन कोई बच्चा टारगेट कर रहा है मुझे तो किसी भी तरीके से केवल पास होना है, तो उसकी एक्टिविटीज। तो आपका प्लानिंग कैसी है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म किए जाएंगे। इसीलिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलने का? बोलने का? आगे आइए सर। थर्ड क्या लेगा सर? पर्वेसिव का मतलब सर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ। अपन बोलते हैं ना कॉमन फॉर ऑल, जैसे तो वैसे यहां पर कॉमन फॉर ऑल मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है कि चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, या चाहे वो लोअर हो, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आपको प्लानिंग तो चाहिए ही। सर इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ। अब कल को असर्शन रीजंस बनते कहां से सर? ऐसी लाइन से बन जाते हैं। कल को आ गया प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब अगर आप पढ़कर नहीं गए होगे तो हो सकता है एक पॉइंट पर जाकर आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं यार प्लानिंग तो टॉप ही करते हैं, मिडिल और लोअर तो उनको इंप्लीमेंट करते हैं, याद आ रहा? और आप बोलो नहीं नहीं यार असर्शन क्या है? फॉल्स है। और यहां पर आपके जो आंसर है वो हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं सर एनसीईआरटी को आपको बहुत इनडेप्थ जाकर थॉरोली पढ़ना चाहिए, और उसी का सॉल्यूशन है ये बुक। ओके, प्लानिंग इज आ, ये मैंने मैनेजमेंट में आपको कोरिलेट करके बताया था कि सर प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपने एक प्लान बनाया, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नया प्लान, नया ऑब्जेक्टिव, फिर सेम कहानी। तो प्लानिंग इज आ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग इज आ, क्योंकि आप प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के डिसीजंस लेते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। अरे बोलने का? नेक्स्ट क्या लेगा सर? प्लानिंग। बोलेगा? प्लानिंग इन्वॉल्व। सर अल्टीमेटली आप प्लान अगर कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो आप डिसीजन ही तो लेते हो।
आज आप प्लान कर रहे हो आफ्टर 12th मेरे को क्या करना है, तो अल्टीमेटली आप क्या ले रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो। अगला सर आपको इंटेलिजेंसी का तो यूज करना, क्योंकि यार फ्यूचर को प्लान करना, प्रिडिक्ट करना इतना आसान काम, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना। ये क्या थे सर, प्लानिंग के सारे फीचर्स। अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंस पर। अब अगर आपको फीचर समझ में आते हैं ना, तो पता है इंपॉर्टेंस की कहानी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस सारे वही होंगे जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड किससे होंगे, फीचर्स से। पहला पढ़ो सर, प्लानिंग प्रोवाइड्स। अच्छा आप मुझे बताओ आफ्टर 12th आपको क्या करना है, अगर उससे रिलेटेड आपने प्लानिंग पहले से कर रखी है, तो जैसे आपकी 12th कंप्लीट होगी अब आपको सोचना पड़ेगा या सोच के रख रखा है, तो प्लानिंग ने आपको डायरेक्शन पहले ही प्रोवाइड कि भाई साहब आपको यहां जाना है, इस रास्ते को चूज करना है। बोलने का अगला क्या लेगा सर, फ्यूचर इज। अब अनसर्टेनिटी को क्या खत्म कर सकते हो, लेकिन अच्छी प्लानिंग से उस अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता। तो प्लानिंग सर उस रिस्क को क्या करेगा, कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगा, कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की हेल्प कर देगा सर। अगला क्या लिखा सर, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो सर अगर जिसने प्लान नहीं कर रखा है, अब वो कल को डिसीजन लेगा तो हो सकता है उसका डिसीजन क्या हो जाए, गलत हो जाए, और उस डिसीजन को परफॉर्म करने में जो भी रिसोर्सेज हो वो सारे वेस्ट। कल को हो सकता है एक से ज्यादा वर्कर, एक से ज्यादा एम्प्लॉय एक ही काम को करने में भिड़ गया, इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अगर आपने पहले से प्लानिंग प्रॉपर कर रखी है तो आप रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज अच्छे से कर पाओगे और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कभी भी। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको शादी वाले एग्जांपल दिए थे, घर में कभी कोई बड़ा फंक्शन हो, शादी हो, तो अपने फैमिली मेंबर सारे बैठ के ना प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालोगे, ये वाला आप, ये वाला आप। इससे फायदा क्या होगा, सारे काम समय पर हो जाएंगे और कहीं भी ओवरलैपिंग, पता चले डेकोरेशन में 2 लोग भिड़े हैं, खाने का पता ही नहीं चल रहा कौन है। अरे बोलने का इंपॉर्टेंट दोनों है भाई, देखो खाने का अरेंजमेंट भी होना चाहिए और डेकोरेशन भी होना। अच्छी प्लानिंग बेटा आपको इन चीजों से बचाएगी, ना तो ओवरलैपिंग होगी ना ही रिसोर्सेज आपके वेस्ट होंगे। चलो प्लानिंग प्रमोट्स, क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। भाई प्लानिंग किसका हिस्सा है सर, प्लानिंग में क्या आता है सर, इनोवेशन भी आता है। और तो अगर कल को आप प्लानिंग कर रहे हो तो सर कहीं ना कहीं वो आपको प्रमोट क्या करेगी सर, इनोवेटिव आइडियाज को। अगला क्या लेगा सर, प्लानिंग फैसिलिटी देती किस चीज की है। मैंने आपको जैसे अभी ऐसा सोचो कि आपका ऐसा मूड बने कि यार दिवाली के टाइम छुट्टी होगी तो एक काम करते हैं घूमने चलेंगे कहीं, वैसे फैमिली वाले। अरे बोलने का अब आप घूमने जाओ तो एक तो सडन ऐसा होता है कि सुबह उठे चलो आज कहीं चलते हैं, तो आधा दिन इसमें ही निकल जाता है कहां, और जब डिसाइड होता है तब तक बोलते नहीं वहां जाने का तो टाइम निकल गया। अरे बोलने का लेकिन व्हाट इफ सर, अगर आप ये चीज पहले से सोच के बैठ गए हो कि एक हफ्ते बाद अगले संडे को अपन को यहां चलना है, आपने प्लानिंग कर ली, आपके डिसीजन पहले ही हो चुके, सुबह उठने का, मुंह धोने का, ब्रश करने का, निकल जाने का, खाना रास्ते में खाओगे ना क्योंकि हाँ अच्छा पैक करके ले जाओगे, वाह। चलो नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर। आपको याद है मैंने रिसेंटली अभी आपको कंट्रोलिंग पढ़ाई थी, और कंट्रोलिंग में हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड्स की, कि सर कंट्रोलिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो बोलता है कि आप अपने एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड के साथ। वो स्टैंडर्ड कहां पे बनते हैं, ये वो स्टैंडर्ड है सर। ये फंक्शन सर क्या करेगा, एक बेंचमार्क सेट करेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जो यूज किया जाएगा किसके द्वारा, कंट्रोलिंग। ये वो है कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, और कंट्रोलिंग में आएगा जिंदगी में हमने क्या पाया, दोनों को कंपैरिजन करोगे, वो कहलाता है कंपैरिजन। तीसरा, चौथे के बाद आप उसको क्या करोगे, एनालिसिस, और अगर कुछ डेविएशन होंगे तो हमें लेनी पड़ेगी करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स। उसके अंदर 2 चीजें थी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बोलने का अभी आएंगे ऑल, तो टेंशन ना लो। चलो डन, अरे बोलो। चलो लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1 बोलो, पहला क्या लेगा सर, प्लानिंग लीड्स टू
ये बात तब की कर रहे जब प्लानिंग बन चुकी। आप सोच कर देखो, आपको घूमने जाना था, सुबह उठे बढ़िया तैयार हो रहे थे, इतने में कोई पीछे से बोले कि यार एक काम नहीं करें, अपन इसकी जगह वहां नहीं चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या यार देखो, अब फालतू की बातें नहीं करने का, जो एक बार प्लानिंग हो चुकी है वो मतलब सर अब आप एक बार वंस प्लान्स आर फॉर्म्ड, आप इसको चेंज, अब आपको वो फॉलो ही करने, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्लानिंग जो है वो लीड ऑलवेज करता है किसको सर? रिजिडिटी को, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ, देखो तुमने जैसा सोचा वैसा अगर नहीं हुआ तो आपका प्लान काम, अरे बोलने का, आपने ऐसा जो आप सोचो जिंदगी में वैसा ही हो जाए ऐसा जरूरी? तो आपने प्लानिंग बनाई थी कुछ अलग सोचकर, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं, तो फिर हाँ आपकी फेवरेबल कंडीशन रही नहीं, आपके फेवर में कंडीशंस, तो जरूरी नहीं है कि फिर आपका जो प्लानिंग है वो काम कर जाए। तो प्लानिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि सर डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करे ये जरूरी नहीं है। अरे बोलने का, अरे बोलने का, तुमने प्लानिंग करी थी, ऐसा तुमने समझा रखा था कि देखो जब मैं और वो आएंगे तो तुम ऐसे गाना बजाना है, तुझ में रब दिखता है, अब अगले ने बजाया तो गलती से दूसरा बज गया, कौन सा? दिल जोड़े बिना ही टूट। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन, एनवायरमेंट चेंज हो गया अब तो। चलो सर अगला, नेक्स्ट क्या लेगा सर? प्लानिंग रिड्यूसेस। सर आप जैसे जैसे प्लानिंग के अंदर जाते जाओगे, अब क्रिएटिविटी का चांस जो है वो हो गया, आपको जितनी क्रिएटिविटी दिखाना है दिखा लो, प्लानिंग होने से एक बार प्लानिंग हो गई, अब क्रिएटिविटी की कोई जगह, आपको सिंपली ब्लाइंडली प्लानिंग को क्या करना है? फॉलो करना है। प्लानिंग इन्वॉल्व, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, आपको प्रोफेशनल लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की क्या लेनी पड़ेगी सर? हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रोफेशनल फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। ओके, प्लानिंग इज तो तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि जब 12वीं हो जाएगी, जिस दिन मैं पेपर लास्ट पेपर देकर आऊंगी, मैं उसी दिन सोच लूंगी क्या करना है, तो तुम प्लानिंग को नहीं समझ पा रहे हो, फिर तुम लोगे डिसीजन, उसमें ढूंढोगे बाद में साइंस। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लास्ट। क्या सर आपने अगर प्लानिंग कर रखी है तो क्या इस बात की गारंटी है कि सक्सेस हो ही जाएगा, मिल जाएगी? द आंसर इज नो। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी, हाँ ऑल्दो सक्सेस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब जिन्होंने नहीं प्लान किया उनसे तो बहुत बेहतर हो, लेकिन क्योंकि मैंने प्लानिंग कर रखी, बाकी दुनिया ने नहीं कर रखी, तो मैं 100% गारंटी के साथ सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल। चलो मालिक नेक्स्ट, और तुम्हारी जिंदगी में पहली प्रोसेस जो आती है वो है सर, चलो सर शुरू करते हैं। इसमें आपके दो काम है, पहला तो बेटा आपको पूरी प्रोसेस याद करनी है अभी इसी वक्त, और दूसरा अंदर का कंटेंट जरूर पढ़िएगा सर, क्योंकि जब वो बोलेगा कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स, तो बिना कंटेंट के आप स्टेप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो सर। तो चलो शुरू करो सर। प्लानिंग शुरू कहां से होती है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप ही क्या है सर? ऑब्जेक्ट को सेट करना। ऑब्जेक्टिव में भी सेट फॉर एंटायर एंड, तो आप डिपार्टमेंट वाइज भी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव। आप ऐसे ही तो करोगे कि ओवरऑल मुझे 95 चाहिए, अकाउंट्स में इतना, इको में इतना, बीएस में इतना, तो आपने ये सब्जेक्ट वाइज किया, ये डिपार्टमेंट हो गया, और ओवरऑल किया, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया। तो दोनों के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं सर। जैसे ही ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, दूसरा क्या है सर? क्या मतलब होता है सर प्रेमाइसिस का? बेसिकली, क्योंकि सर जब भी आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो अगर, तो आप सोच कर देखो, आपको पास्ट के कुछ तो अजम्पशंस लेने, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ही बेटा फ्यूचर के लिए क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। तो उन अजम्पशंस को क्या बोला जाता है? प्रेमाइसिस। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूज कंजक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन। हर आदमी कहीं ना कहीं सर अपन कैसा बोलता है, फोरकास्ट करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता, और जब भी आप फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके लिए आप किसका बेस लेते हो? पास्ट का, कि यार इसी समय पिछले साल ऐसा हुआ था, तो हो सकता है इस साल भी ऐसा हो, यही होता है बेसिकली।
देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन, इसलिए अब मैनेजर को कुछ अजम्पशंस लेने, दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड, और इन्हीं अजम्पशंस को क्या बोलते हैं? हो गया दो। तीसरा, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उन सारे ऑल्टरनेटिव को क्या करना है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ। तो किसी काम को करने के तीन तरीके, तो उन तीन तरीकों को आइडेंटिफाई करना इज स्टेप नंबर 3। अब तीन तरीके आ गए, तरीका तो एक ही फॉलो करोगे, तो इन तीन में से क्या करो सर? तीनों को करो सर, तीनों के प्रोज एंड कॉन्स निकालो, क्या अच्छा है और क्या सर आ गए सर। उसके बाद अब आप इस सिचुएशन पर आ जाओगे, इस पोजीशन पर आ जाओगे कि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इन तीन में से कौन सा सबसे बढ़िया है। भाई करियर ऑप्शन आप चूज करोगे, ऐसी तो करोगे कि मेरे पास आफ्टर 12 5 ऑप्शन है, आपने पांचों को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको एवेल्युएट करना कि इन पांचों में किसका क्या मेरिट है और किसका क्या। इन पांचों के बाद जब मेरिट और डीमेरिट सबके आ जाएंगे तो आप फाइनली इस पोजीशन पर आ जाओगे कि आप डिसाइड कर पाओगे फाइनली मुझे कौन सा कोर्स चूज, उसका नाम क्या है सर? सिलेक्टिंग एंड। सिलेक्ट के बाद क्या करने का? इंप्लीमेंट करो। अब इस पर सर काम करो, इस पर लग जाओ, और उसके बाद ये जरूर चेक करते रहो टाइमली बेसिस पर कि मैंने जो सोचा था कि अकॉर्डिंगली वैसा हो रहा है या नहीं। बोलो हाँ। यहां पर प्लानिंग की प्रोसेस हो गई। अब आने वाले 2 मिनट सर पूरी एनर्जी डालो इस प्रोसेस को रिवाइज करने में। चलो शुरू हो जाओ। स्टेप नंबर 1, अगर सब साथ में नहीं बोले मैं तब तक बुलवाता रहूंगा। बोलो। पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा और सातवां। अब ये तो आपके स्टेप हो गए। अब हर स्टेप के अंदर का जो कीवर्ड था या जो क्रक्स था वो आपको पता होना, तब जाकर आप स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी केस स्टडी के अंदर। क्या बात समझ में आ रही? नेक्स्ट आ जाता सर टाइप्स ऑफ। सर टाइप्स ऑफ प्लान में मैंने जो हाईलाइटेड पार्ट बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उनको मार्क करके रखो और उनकी हेल्प से सर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बोलो चलेगा? सबसे पहला क्या है सर? अब देखो मैं आपके लिए वो वर्ड निकाल देता हूं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्या है सर? अब भी हमने बोला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप था प्लानिंग प्रोसेस का। एक दूसरा ये क्या है सर? ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेट टू बी एज डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। जो मैनेजमेंट चाहता है, आपकी भी तो अपनी एक डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन होगी कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। उसके लिए जो आप काम करोगे उसको क्या बोलेंगे? वो जो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है वही क्या कहलाएगी? आपका ऑब्जेक्टिव। सर दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ, वंस योर ऑब्जेक्ट्स आर सेट, व्हेन वंस योर ऑब्जेक्ट आर अचीव्ड, प्लानिंग क्या हो जाएगी? खत्म। फिर तो नया ऑब्जेक्टिव और नई प्रोसेस, ये वाली तो खत्म हो गई ना। तो सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी प्लानिंग का एंड पॉइंट होता है। एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव सर क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट टाइम बाउंडेड होना। बोलने का मैं अपने आप को देखना चाहता हूं कि मैं कम से कम 100 करोड़ की नेटवर्थ रखूं। कब? अब ये नहीं पता, बस रखूं। ये सर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि टाइम बाउंड नहीं है सर। अरे बोलने का तो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगला सर नेक्स्ट, इसके बाद आता है सर टाइप नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रेटजीज आ, बोलने का, फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कितना क्लियर लिखा है यार। आपकी फ्यूचर में डायरेक्शन क्या होगी, आपका स्कोप क्या होगा, वो भी किससे रिलेटेड? लॉन्ग रन। मतलब मैं शॉर्ट रन की बात कर ही नहीं रहा हूं। तो वो सर क्या है फिर? आपकी स्ट्रेटजी है। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बेटा डिटेल्ड। ये आपकी डिटेल्ड में एक एक चीज जिसमें आपने डाल रखी है।
अगर मैं डिटेल्ड प्लान की बात करूं उसको बोलते हैं सर स्ट्रेटजी। अरे बोलने का। और ये किसके लिए कर रहे हो आप? जो ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। अरे बोलने का। ओके नेक्स्ट देखो, द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन: डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, adopting a particular course of action and allocating resources। तो ऑब्जेक्टिव के स्ट्रेटजी के अंदर ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी सर। नेक्स्ट क्या लगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सर? जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसीज आर दी जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग, जो आपकी थिंकिंग को गाइड करें, जो आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करें। उस जनरल स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है सर? उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। पॉलिसी प्रोवाइड अ बेसिस फॉर। अब देखो सर, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? पॉलिसी को है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि पॉलिसी के थ्रू आप स्ट्रेटेजी को अचीव करते हो और स्ट्रेटेजी के थ्रू ऑब्जेक्ट को। अरे बोलने का। दे आर गाइड टू मैनेज योर एक्शन एंड डिसीजन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ। देखो अब भी जो बात हुई तो भाई स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कौन करेगा? आपकी पॉलिसी। लास्ट, पॉलिसी इज द जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर। अब कल को अगर ये सेम लाइन लिखी आ जाए तो याद रखना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो जनरल रिस्पॉन्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। बोलने का। अरे बोलो। अगर मान लो तुम क्लास में सारे बच्चे ऐसे कि जो लेट आते हैं तो मैं उसके लिए क्या बना दूं? एक पॉलिसी कि भाई इतने बजे के बाद कोई बच्चा आया तो उसको हम एंट्री। तो मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जनरल रिस्पॉन्स के। मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे को बोला या सबके लिए बोला था? तो इट इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर। चलो नेक्स्ट, प्रोसीजर से तो आप भली भांति वाकिफ हो। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है सर? रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट दी एक्टिविटीज। करने के जो रूटीन स्टेप होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। दे आर स्पेसिफाइड इन अ। तो प्रोसेस जो होती है, प्रोसीजर होती है, वो तो भाई ऑर्डर में, सीक्वेंस में, उसको आप सीक्वेंस चेंज। नेक्स्ट क्या लिखा सर? मेथड प्रोवाइड दी और इन विच। मेथड का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को किस तरीके से आप परफॉर्म। मेथड में भी वेरी का मतलब होता है चेंज होना। भाई टास्क के हिसाब से मेथड भी तो बदल। भाई सब्जेक्ट के हिसाब से अपन तरीका भी तो बदल देते हैं पढ़ाने का, पढ़ने का। तो सर आपके टास्क के हिसाब से मेथड भी बदल सकती है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव मनी एंड। अरे बोलने का। सर अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम पे बैठा उधर, मतलब एग्जाम के पहले, और उसको बीएस रिवाइज करनी हो, और अगर वो रेगुलर सेशन देखने लगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब उसने मेथड सही सिलेक्ट, लेकिन वो मैराथन देख ले ये जो अपन पढ़ा रहे, तो सर इसमें काम। तो आपको सही मेथड चूज करना बहुत जरूरी होता है। अगला सर, याद आ रहा? जनरल स्टेटमेंट मतलब पॉलिसी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट मतलब रूल को तोड़ने की पेनल्टी भी होगी। याद आ रहा? चलो, दे डू नॉट अलाउ। देखो सर, रूल्स कभी भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड। रूल का मतलब ही होता है फॉलो करना, मतलब करना। ऐसा ऑप्शन अगर दे दिया कि देख लो करना हो तो फिर रूल थोड़ी हुए वो। अरे बोलेगा। चलो नेक्स्ट, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है सर? डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट दी प्रोजेक्ट विच आउटलाइन। देखो सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी, जो सारी जिसमें आ जाए उसको क्या बोलते हैं? एंड लास्ट लिखा है सर, बजट को पढ़ो, क्या लिखा सर? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन अ। इसको क्या बोला जाएगा सर? प्लानिंग हो गई है केवल 22 मिनट में। ये ताली आपके लिए भी बनती है यार, आप भी बढ़िया कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें तो इतना बैठने की आदत है नहीं, है ना? इतना टोटल जो आज बैठ रहे हो ना तुम, इतना पूरी जिंदगी में बैठे होगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर भी बैठ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ मजबूरी है तुम्हारी, इसके लिए। लेकिन बिलीव मी,
भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हमको तो पढ़ाना है। मेरे तो इधर का आप देखोगे थोड़ी देर बाद टूट के गिरने वाले हैं, आज कुछ ज्यादा ही दुख रहा है, पता नहीं क्यों। चलो खैर कोई नहीं, चालू करें। चलो सर, चलो अगला चैप्टर क्या है सर? सर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हाउ योर नेक्स्ट फंक्शन इज कनेक्टेड विद प्रीवियस वन। सर प्लानिंग में हमने केवल पेपर वर्क किया है, हमने ये सोचा है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना चाहता हूं मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बोलने का कौन सी एक्टिविटीज है जो मुझे परफॉर्म करनी, मैंने केवल इतना, अभी कुछ भी काम चालू। अब आते हैं सर स्टेप 2 या बोले फंक्शन नंबर 2 पर, जिसका नाम है, आओ सर पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज, ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है सर? एक प्रोसेस है। सर किस चीज की प्रोसेस है? अब अगर आप इसको समझ गए तो मेरे हिसाब से प्लानिंग ऑटोमेटिकली यहां से कोरिलेट हो जाएगा। वो बोलते हैं सर ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, और अब याद है आपका गोल क्या था? इसके लिए सर दो चीजें चाहिए आपको, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी प्लस आपको अच्छे रिसोर्सेस चाहिए। तो सर ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो सर कोऑर्डिनेट करेगी। सर ह्यूमन एफर्ट में कोऑर्डिनेशन का मतलब पता है क्या है? अकेले तुम्हारी मेहनत से भी काम नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे एफर्ट भी डालने पड़ेंगे और मुझे मेरे भी डालने पड़ेंगे। हमारे और आपके एफर्ट में अगर प्रॉपर क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन, तो पहला काम हो गया, कोऑर्डिनेट ह्यूमन। अब मुझे रिसोर्सेज पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, असेंबल करना। पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करो फिर उनको क्या करो, यूज करना। तो दूसरा काम क्या किया उसने, रिसोर्सेज किए। अब मेरे पास ह्यूमन एफर्ट भी आ गए मेरे पास, तो क्या करो सर, इन दोनों को मिला दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो बोलने का सर क्या करो, ह्यूमन एफर्ट को और रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर दो और इनको यूज करो फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो आपने कहां सेट किया है, प्लानिंग के अंदर। अब एक बार वापस बोलो, बोलने का क्या मतलब है सर ऑर्गेनाइजिंग का, बोलो। अरे बोलेगा ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है सर? सर ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा ह्यूमन एफर्ट को, असेंबल करेगा और इनको इंटीग्रेट कर देगा एज अ यूनिफाइड होल। यूनिफाइड होल का मतलब है बेटा, केवल अच्छी किताबों से पढ़ाई, केवल मेहनत करते रहो किताबें ना हो, आपको दोनों चीजें चाहिए सर। तो इनको साथ में लाकर एज अ होल यूज करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफाई कहां किया था तुमने, प्लानिंग के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, सर जहां से आपके प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन होना चालू होगा उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? अरे बोले का आगे बढ़ो। चलो ये भैया प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस सारी याद कर लेने का। चलो सर शुरुआत कहां से होगी सर? तो सबसे पहला है सर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। जितनी प्रोसेस आज पढ़ाई जाएंगी हर प्रोसेस में आपकी दो जिम्मेदारी। जिम्मेदारी नंबर 1 प्रोसेस याद करना, जिम्मेदारी नंबर 2 अंदर का कंटेंट चाहिए। तो एक बार पढ़ते हैं सर। सबसे पहला लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ, क्या बोलते हैं सर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग दी, दैट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग विद दी। सर कौन सी जो वर्क है जिसको आइडेंटिफाई करना है? तो सर आप बोलोगे वो वर्क, वो एक्टिविटीज जो जरूरी हैं उस गोल को अचीव करने के, जो गोल आपने सेट किया था उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी। हम सर वर्क को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ताकि वर्क अगर डिवाइड हो जाएगा तो छोटी छोटी एक्टिविटीज को मैनेज करना पॉसिबल है
और मैनेज होने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि अगर एक से ज्यादा कोई सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं तो हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। दूसरा सर सिंपल सा याद बस इतना रखने का, बोलो क्या लिखा सर? एक्टिविटीज विच आर इन सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। सर आपने जैसे ही अपने वर्क को आइडेंटिफाई करके एक्टिविटीज को डिवाइड किया, छोटे छोटे टास्क आ गए, छोटी छोटी मैनेजेबल एक्टिविटीज आ गई। इन एक्टिविटीज में ये देखो कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सिमिलर नेचर की हैं, उनको क्या करो, एक डब्बे में बंद कर दो। ये जो डब्बा बन के तैयार हुआ इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। बोलो, अरे बोलो सर। डिपार्टमेंट बन गए, अब क्या करने का भैया? डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी को तो देनी, तो जिम्मेदारी देना इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। वंस द डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम, बोलो, प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन, जनरली जिसको अपन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी बोल देते हैं। बोलो, जॉब आर अलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच in accordance to their skill and the work must be assigned to those who are best fitted to perform it। तो हम अब क्या करेंगे सर? डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे देंगे और डिपार्टमेंट के अंदर जो काम है वो भी क्या करेंगे? लोगों को असाइन कर देंगे। असाइन करते समय ध्यान रखना है कि भैया उसी आदमी को काम दिया जाए जो उस काम को करने में बेस्ट है। बोलने का अब हमने काम भी दे दिया, अब हमें चौथा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग। सर हर एक पर्सन को यह पता होना चाहिए कि उसको किससे भैया ऑर्डर लेने हैं और वो किसके लिए आंसरेबल है या अकाउंटेबल है। अरे बोलने का ये हो गया स्टेप नंबर 4। टोटल कितने हो गए? शुरू करते हैं। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या चारों याद? क्या चारों का कीवर्ड समझ में आ रहा है कि कहां पे क्या करना है? पक्का? डन? आओ सर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंस। सर ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला फायदा क्या है? अरे बोलेगा, ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला फायदा क्या है सर? बेनिफिट ऑफ। क्योंकि जैसे ही आप डिपार्टमेंट बनाओगे कोई भी पर्सन उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही काम करेगा और रेगुलर बेसिस पर करेगा, तो वो उस एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। तो सर डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा स्पेशलाइजेशन, और ये कौन करके देगा आपको? ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा, अब भी आपने बोला एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किससे आपको ऑर्डर लेना है, किसके लिए आप अकाउंटेबल हो, ये सारा पहले ही आपने एस्टेब्लिश कर दिया। उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि वर्किंग रिलेशनशिप में क्या होगा सर? बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। थर्ड क्या लेगा सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। आप देख लो सर, चाहे आपका मटेरियल हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका ह्यूमन हो, आप तीनों को बहुत ब्रिलियंटली यूज कर रहे हो तो आपके यहां हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा, अडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन दी बिजनेस। आपको सर प्रोसेस ही अलाउ करती है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप अपनी प्रोसेस को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा? क्लियर डिस्क्रिप्शन देगा आपकी जॉब का, आपकी ड्यूटीज का, कि आपसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? बहुत इफेक्टिवली चलेगा। अगला याद आ रहा है? डेलीगेशन। इसमें ही है, इसी में ही है डेलीगेशन, कि एज अ
सबॉर्डिनेट, आपको किसका काम करने को मिलेगा? सुपीरियर का। तो इससे होगा ये कि बीइंग अ सबॉर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? डेवलप। यू कैन बी अ फ्यूचर मैनेजर। नेक्स्ट, ये तो खैर बेनिफिट आपको मिलने वाला। अगर कल को आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। बोलो डन। चलो सर, अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो है सर ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहां की कुछ 2-3 पॉइंट जो थ्योरेटिकल लिखे हुए हैं ना, बहुत अच्छे हैं, और यहां से जनरली असर्शन रीजंस देखने को मिलते हैं। बोलो डन क्या? आइए सर पढ़ते हैं। क्या बचा है? तो उठ के इधर आ जा, पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ, कितनी गप्पे हैं तुम्हारी, पढ़ना घर जाओ। मतलब यार समझ नहीं रहे हो तुम। मैं तब से सोच रहा हूँ बोलूं बोलूं, उसका छोड़ दो, कितनी बार उसको बोल रहा हूँ। उसका खुद के पापा का स्कूल है, पता है तुम्हें? वो पेपर खुद सेट करेगा 12वीं के, और वही पेपर खुद को ले लेगा कि आज मेरा पेपर है, तो तुम उससे कंपटीशन कर रहे हो। वो आया है, वो बड़ी बात है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि वो आया है। तो कैसे समझाऊं यार, समझाओ यार अंश भाई। है इनको क्या गेट नंबर 5 से नहीं जाना? समझ ही नहीं रहा मान सम्मान। अब किसी और से बातचीत करो फिर भी चलता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, समझ रहे हो? एमपी एमपी की जो लिस्ट बनेगी ना, वो बनाएगा किसको पास करना है, किसको फेल करना है। तुम समझ नहीं रहे हो, उसके पास पावर बहुत है। यही सोच कर भाई यहाँ तक आ गए। पढ़ ले, अब पढ़ते ही नहीं है, जो उसको ठंड लगने लगी। उधर क्यों घुसे, उधर आओ भाई। अरे हाँ, उधर मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे समझ में है कि सब मेरी किस्मत नहीं लिखे हो तुम लोग। मैंने म्यूट है, टेंशन हाँ? चलो आ जाते सर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। सर पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ, देखो जिस तरीके की आपकी प्रोसेस होगी, आपका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली ही डिजाइन होता। एक और चीज थी पता है इसमें इंपॉर्टेंट, कहां है? ये है, क्या लिखा सर? रिफर्स टू नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय दी। तो सर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। पहला तो आपकी खुद की प्रोसेस, जिससे आपका पूरा हायरार्की डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, आपकी हायरार्की कितनी ज्यादा वाइडर होगी या नैरो होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक ही सुपीरियर अपने अंडर में बहुत सारे सबॉर्डिनेट मैनेज कर ले, तो आपका स्ट्रक्चर बहुत नैरो बनेगा। लेकिन अगर अगला बोले कि इतने सारे मैनेज, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से आपका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत वाइडर होता जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अरे बोलेगा। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो सर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शन एंड इंक्रीज इन, जैसे जैसे नए फंक्शंस ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता जाएगा। और फंक्शंस तब ज्यादा ऐड होते हैं जब आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, जब उसमें एक्सपांशन होता है। चलो, कितने टाइप के स्ट्रक्चर थे सर? पहला, दूसरा, अब अच्छा फंक्शनल स्ट्रक्चर याद आ रहा? जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, डिजाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एक सेकंड, पहले इसको पढ़ लो फिर बताता हूं। पहले ये पढ़ो। अगर ये लाइन आप पढ़ रहे हो तो क्या इससे कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये डिपार्टमेंट नहीं बोलता था,
डिपार्टमेंटलाइजेशन में यही बात पढ़कर आए थे। मतलब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना फंक्शंस के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए और उसी के हिसाब से आपने अपने यहां ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल। आपके लिए देखो एग्जाम्पल के लिए साइड में चल रहा है, बोलो डन क्या? अब आगे आओ सर, फायदे क्या क्या है? सबसे पहला क्या लिखा? यहां पर आपको जो स्पेशलाइजेशन मिलेगा वो एक्टिविटी बेस्ड मिलने वाला है। यहां पर आपको जो स्पेशलाइजेशन मिलेगा वो प्रोडक्ट का नहीं मिलेगा, वो स्पेसिफिक फंक्शन का मिलेगा, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का मिलेगा। इसलिए लिखा है ऑक्यूपेशनल प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन दी। देखो यहां पर पूरा फोकस किस पर हुआ? डिपार्टमेंट पर। आगे देखो, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल, मिनिमल डुप्लीकेशन होगा ही नहीं सर, क्योंकि आपने सिमिलर एक्टिविटीज को पकड़कर एक डब्बे में रख दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, तो ये एक्टिविटी अब इसी डिपार्टमेंट में अगले में थोड़ी चली जाएगी। अरे बोलेगा तो डुप्लीकेशन होगा ही। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज आसान हो जाएगा। अभी अगला परचेज में काम कर रहा है, लगे परचेज इसको आने लगा, एक काम करो सेल्स में भेज दो, तब क्या सीख जाएगा? तो ट्रेनिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। चलो, चांद में दाग भी है बेटा, चांद में दाग है मतलब डिसएडवांटेजेस भी है। चलो, डिसएडवांटेज नंबर 1, प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन। ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है सर। हर एक डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट पर फोकस करेगा कि अपना डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होना, भले ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी उससे कोई मतलब। भाई कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट मेरे जैसा पढ़ा रहा है तो मैं सोचूंगा बीएस में अच्छा करे बच्चा, बाकी इको अकाउंट में भले लग जाए। अरे बोलेगा, अरे समझ रहे हो? तो इससे आपका पर्पस तो फुलफिल, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे ना, एक सब्जेक्ट से थोड़ी काम चलेगा। अगला क्या लेगा सर? इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन एज इंफॉर्मेशन हैज टू एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली। देखो सर, यहां पर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट की ना डिपेंडेंसी बहुत हो जाएगी, और अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ना चाहे तो फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को कभी भी अचीव, तो ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट बोलो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा मे अराइज व्हेन इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट आर। देखो सर, सिंपल कहानी है, अगर कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा लोग या डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता। देखो सर, हमेशा परचेज वाले को ये टारगेट दिया जाता है कि वो कॉस्ट क्या रखे, कम, और प्रोडक्शन वाले को ये बोला जाता है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। अब अगला अगर रॉ मटेरियल क्वालिटी का नहीं देगा तो प्रोडक्शन क्वालिटी का हो सकता है क्या? अब यहां पर दोनों डिपार्टमेंट लड़ जाएंगे, वो बोलेगा मेरे को कॉस्ट कम रखनी है, ये बोलेगा मेरे को क्वालिटी ज्यादा रखनी है। अब यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। अगला क्या लिखा सर? इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी सर, पढ़ो एक बार। अगर कोई आदमी किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसका एक ओपिनियन सेट हो जाएगा कि मेरे को किसका काम आता है, परचेज का, मेरे को बाकी कोई डिपार्टमेंट का काम। तो कल को अगर उसको अपन मूव करना भी चाहेंगे, ट्रांसफर करना चाहेंगे, वो होगा ही, वो बोलेगा मैं चला तो जाऊंगा, मेरे से बनेगा ही नहीं कुछ। तो कहीं ना कहीं ये इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। आपके काम का सर ये है सुटेबिलिटी। बताओ सर कहां पर सुटेबल है सर? When the size of organization is large, has diversified activities, not product. Diversified क्या होना चाहिए? Activities and operation require, मतलब आपको चाहिए ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन, जो अभी बोल रहा था ना ऑक्यूपेशनल। अगर वो स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हो, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो, तो उस केस में आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना। बोलो। अब अगला आ रहा है सर डिविजनल। बताओ सर, शुरू करो, जल्दी जल्दी पढ़ो।
अब देखो सर, शुरू में तो इन्होंने तुम्हें बहुत आसान कर दिया। क्या बोल रहे हैं सर? मोर देन वन प्रोडक्ट लिखा कि कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लिखा? ये समझना पड़ेगा सर, ये ही नहीं समझ पा रहे हो तुम। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है, तुम क्या देखो शॉर्टकट ढूंढते हो, तुम ऐसा पढ़ के जाते हो कि अगर एक प्रोडक्ट की बात होगी तो फंक्शनल, एक से ज्यादा होगा तो उन्होंने कहा हम दूध और दही दोनों बेचते हैं, डिविजनल। अब तुम्हारे हिसाब से एक दुकान ऐसी होगी जो केवल दूध बेचती होगी, क्योंकि अगर अगले ने दही बेच दिया तो फंक्शनल में उसके डिविजनल में जाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वो दही बेच ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो? एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है एफएमसीजी, नाम सुना है? पता है एफएमसीजी है सिंगल कैटेगरी, उसके अंदर 1000 प्रोडक्ट आते हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अब एग्जाम में लिखा आ जाए एफएमसीजी, अच्छा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिविजनल लिख कर आए, उसके बाद का मजा अच्छा है। सोचो ऐसे इमेजिन करो एग्जाम हॉल के बाहर की क्या स्थिति होगी। तुम ऐसी चर्चाएं करते हो कि यार कितना पता है, इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने सोचा ही नहीं था, एफएमसीजी आ गया था यार। एफएमसीजी में तो कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैं तुरंत पता है, मैं जब वो पेपर मिला था ना 15 मिनट रीडिंग, मैं तभी समझ गया था कि मेरे को नहीं बना पाओगे आप। अब उसमें ना एक एक बच्चा ऐसा होगा जो तुम्हारा डिस्कशन सुन रहा है और पता है वो लिख के क्या आया है? फंक्शनल। अब तुम तो सारे डिविजनल वाले हो ना, तुम्हारी तो बिरादरी अलग हो गई। अब पता है बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो रही है बोलने की कि नहीं नहीं इसका आंसर तो फंक्शनल होगा, क्योंकि वहां लिखा है मोर देन वन कैटेगरी, तो यहां तो कैटेगरी सेम है। अगला आदमी सोच रहा है शिट मैंने ही गलत लिख दिया है। अब समझ, तुम्हारा दोस्त दोस्त क्यों है, समझ गए? अगला तो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं ना, अगर होता तो वो डिविजनल लिख के आता, तो वैसा क्यों लग रहा है वो फंक्शन लिख के आता? तुम्हारा दोस्त है। मैं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें इसको कितना समझा दूं, तुम समझ ही नहीं रहे हो ना, तुम्हें समझना है। तुम वही लिख के जाओगे कि अगर दूध और दही हुआ डिविजनल लिखो। हाँ, आप सिंपल ये देखो सर, क्या कैटेगरी अलग है बोलने का। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रहा हूं, कैटेगरी डिविजनल है सर। अब मैं बोलूं कॉमर्स भी पढ़ा रहा हूं साइंस भी पढ़ा रहा हूं, हाँ डिविजनल। अबे एजुकेशन तो कैटेगरी सेम हुई ना, अरे बोलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये तय करो कि क्या मैं मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं। इफ आंसर इज यस देन आंसर डिविजनल, अदरवाइज। क्या बात समझ में आई? ओके सर, आगे क्या लिखा है सर? आगे देखोगे, एन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ। अब आप सेपरेट बिजनेस यूनिट बना दोगे प्रोडक्ट वाइज। आप अब फंक्शन डिपार्टमेंट नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? डिवीजन्स। ये कॉमर्स का डिवीजन है, ये साइंस का डिवीजन है, ये सीए का समझ रहे हो ना? आपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाया ही है प्रोडक्ट के हिसाब से, डिवीजन्स के हिसाब से। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हु हैज अथॉरिटी ओवर दी। अब आप हर यूनिट के ऊपर एक आदमी बिठा दोगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा। चलो फायदे क्या क्या है भाई साहब, एक बार जल्दी से सारे के सारे एडवांटेजेस पढ़ने का। वहां पर क्या मिल रहा था? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यहां क्या मिलेगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। चलो अगला, जो डिविजनल हेड होगा वो अपनी पूरी यूनिट के लिए क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। अगला क्या लिखा सर? फ्लेक्सिबिलिटी एंड। कितना आसान है ना यार, अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं उसमें से एक प्रोडक्ट बढ़िया नहीं चल रहा है, आपको डिसकंटिन्यू करना, आराम से कर दो सर, बाकी 9 पर कोई फर्क। बहुत इजी है सर।
अगर आपने एक्सपांशन करना है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कर दो, पुराना कोई हटाना है, बहुत आसान है सर इसमें। ओके, इट फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड, वही लिखा है सर, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ी लड़ाई पता होने वाली है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। हर डिविजनल हेड को ऐसा लगेगा ना मेरा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मुझे मिलने, जबकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो सबसे बड़ा झगड़ा जो होने वाला है वो होने वाला है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर। अरे बोलने का अगला क्या लिखा सर, इंक्रीज इन कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया प्रोडक्ट के हिसाब से, और हर प्रोडक्ट के अंदर क्या होंगे, डिपार्टमेंट। आप सोचो कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, उसका भी सेल्स है, इसका भी सेल्स है, उसका भी परचेज है, तो सेल्स के कितने हो गए, परचेज के कितने हो गए। सोचो ऐसा ना होता तो एक ही परचेज में एक ही सेल्स में काम, तो आपकी अननेसेसरी दो दो डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा बनाने की कॉस्ट बढ़ रही है। क्या बात समझ में आ रही है। अगला सर, नेक्स्ट क्या लेगा सर, बोलो। इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर। आप सोचकर देखो, एक मैनेजर को पूरी अथॉरिटी दे रहे हो कि आप पर्टिकुलर डिवीजन को ही लेकर आपके पास अथॉरिटी है, बाकी आपको किसी और को कुछ देखने की जरूरत, प्रॉब्लम है सर। चलो सुटेबिलिटी पढ़ोगे सर एक बार, और सुटेबिलिटी के बाद का ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये सेकंड, ये वाला, ये लाइन में आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा सर क्वेश्चन के अंदर। तो तुम्हारे पास मतलब वो वाली है, हो सकता है ये नया वाला होगा, अपडेटेड होती रहे। हाँ लिख लो, लिखो लिखो लिखो। चलो सर सुटेबिलिटी पढ़ी एक बार। अरे बोलने का सर एक बार पढ़ते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर लार्ज वेराइटी ऑफ, वहां पर आप कंपैरिजन करते चलो, वहां लिखा था डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, यहां लिखा है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बेटा ऑफर कर रहे हो जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं यूजिंग, ये सेकंड हिंट है, वहां बोला था मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, यहां बोल रहा है सर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज करके आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उनको हम डिफरेंट प्रोडक्ट मानेंगे। अब व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड टू ऐड more employees, create more and introduce new level of, it will decide to adopt a, मतलब सर अगर कल को ऐसा कुछ लिखा आ जाए
जनरली एग्जाम में बेटा ये एग्जैक्टली छपकर आता है ये वाला। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बेटा ऐसा कुछ अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब सर अब हमें डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? पक्का? ओ चलो लो सर, ये कंपैरेटिव टेबल है जो आपकी ही बुक की है, एनसीईआरटी की बेटा ये टेबल है जिसमें डिविजनल और फंक्शनल का एक कंपैरिजन दिया गया है। चलो एक बार पढ़ेंगे सर। डन? चलो सर, अब अगला टॉपिक जो अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा वो है सर डेलीगेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चलो क्यों बोलते हैं, मैंने तुम्हें ये रेगुलर क्लास में बता रखा है सर। डेलीगेशन का डेफिनेशन क्या था सर? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बोलने का यही था सर। जब जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। बोलने का it is prerequisite to the efficient functioning of organization because it enable a manager to use his time on। तो सर अगर कल को मैं बीइंग अ सुपीरियर अपना कोई काम आपको डेलीगेट कर देता हूं, अथॉरिटी दे देता हूं, तो मेरे पास जो अब फ्री टाइम बचेगा उसको मैं यूज कर पाऊंगा हाई प्रायोरिटीज एक्टिविटीज की तरफ। डेलीगेशन हेल्प अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ। अब अगर मैं मेरी अथॉरिटी आपको ट्रांसफर कर दूं तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तो मैं मेरा अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन को क्या कर पाऊंगा? एक्सटेंड कर पाऊंगा। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट है मालिक, ये वाला डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन का मतलब होता है फ्री होना। क्या सुपीरियर अगर अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएगा? क्या वो ये बोलकर फ्री हो जाएगा कि मैंने तो इसको बोला था इसने नहीं किया, इसको जानो? स्टिल मैनेजर जो होगा, सुपीरियर जो होगा, वो बोलने का अकाउंटेबल होगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ। भैया जवाबदेही तो मैनेजर की ही होगी, सुपीरियर की ही होने वाली। तो डेलीगेशन का मतलब कभी भी एब्डिकेशन नहीं होता, बोलने का। ओके, डेलीगेशन के एलिमेंट्स कौन से थे सर? 3 थे, याद आ रहा है? कौन कौन से सर? ये रहे 3। सबसे पहला अथॉरिटी, दूसरा और तीसरा। एक बार केवल मीनिंग देखो सबसे पहले। अगर आप मीनिंग देखोगे तो सबसे पहला मीनिंग किसका लिखा सर? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब देखोगे तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। और तीसरा आंसरेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सर आंसरेबल होना। अब देखो सर फ्लो, अथॉरिटी ऑलवेज आती है डाउनवर्ड, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है अपवर्ड। तीसरा देखो डेलीगेशन, क्या अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? हां सर, अथॉरिटी का डेलीगेशन ही क्या होता है? डेलीगेशन। अगला क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आप डेलीगेट कर सकते हो सर, पूरा 100% आप डेलीगेट। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो कर ही। अगर कल को अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट होती तो फिर डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन होता।
अरे बोलने का, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं होता है। इसका ही मतलब यह है कि आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट, आप अपना काम, अपनी अथॉरिटी किसी को भी दे दो, उस काम के लिए आंसरेबल तो तुम ही रहो। तो कोकिला बहन अपनी चाबी, अपनी जिम्मेदारी भली गोपी बहू को दे दे, बट अगर गोपी बहू ने लैपटॉप धोया तो फिर गोपी बहू को बताना पड़ेगा कि रसोड़े में कौन था। आवाज समझ में आ रही? हाँ, चलो मैंने हिंट दे दी। चलो नेक्स्ट, चलो इंपॉर्टेंस ऑफ, मैं बोल रहा हूं पता है इंपॉर्टेंस में तो ऐसा है, देखो फीचर्स तुम्हारी हेल्प कर देंगे आइडेंटिफाई करने में, और इंपॉर्टेंस पता है कहां आते हैं? क्वेश्चन का जो बी और सी पार्ट होता ना, वहां उनकी जगह ही उधर है। वो बोलेगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तुम बोलोगे डेलीगेशन। अच्छा इंपॉर्टेंस बताओ, तुम बोलोगे यही नहीं पता। चलो तो वो बोलेंगे घर जाओ। चलो पहला क्या लेगा सर? इफेक्टिव। तो पहला क्या है सर? इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर एक्टिविटीज हैं, कोर एरियाज हैं, उन पर कंसंट्रेट करने के लिए टाइम उसके पास ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, आप डेलीगेशन के थ्रू फ्यूचर मैनेजर प्रिपेयर कर रहे हो। अरे अगर सास अपनी बहू को अपना काम दे रही तो फ्यूचर की सास तैयार कर रही वो। अरे समझ रहे हो ना तुम बात को? ओके नेक्स्ट, अगर कल को कोई यार सबॉर्डिनेट आदमी सुपीरियर का काम कर ले तो उसके ऐसे मोटिवेशन आएगा ना। कल को मैं बोलूं एक चैप्टर तुम पढ़ाओ और तुम बढ़िया पढ़ा दो, तुम बोलोगे चलो भाई करियर सेट है, हैं? चलो, डेलीगेशन हेल्प इन एक्सपांशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स, क्योंकि बीइंग अ सुपीरियर, सबॉर्डिनेट में सबॉर्डिनेट का भी काम कर रहा हूं और सुपीरियर, तो कल को कहीं एक्सपांशन करना पड़ा और कहीं मैनेजर की जरूरत हुई तो भैया मैं पहले से तैयार। ओके, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। देखो डेलीगेशन भी बेटा आपकी मैनेजमेंट हायरार्की के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेलीगेशन के हिसाब से भी डिजाइन होता ही है। लास्ट लिखा है सर बेटर कोऑर्डिनेशन। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है भाई सब, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेलीगेशन है या, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन का ज्ञान होना, तो मालिक पढ़ो जल्दी। चलो पढ़ें। The organization in which decision making authority lies with the top management, अब भी हमने पढ़ा था पीओएम के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं और सेंट्रलाइज होने का मतलब क्या होता है सर? कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है? टॉप। और अगर उसी को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में बांट दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। देखो लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, whereas those in which such authority is shared with lower levels are decentralized। तो सिंपल सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है डिसाइड होगा कि आपने जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसको दे रखी है। अगर टॉप को दे रखी है पूरी तो सेंट्रलाइज, बांट रखी है तो, क्या बात समझ में आ रही? Decentralization explain the manner in which decision making authority are divided among hierarchical levels. Decentralization refers to delegation of authority throughout the all the levels of, और delegation का क्या मतलब था? बोल लेगा, delegation का मतलब था superior to, वो बोल रहे सर डिसेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन होता है। अरे आप समझो बात को, सर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन हम कहां कर रहे हैं? लेवल्स के बीच में। और जब हम सेम लेवल के अंदर फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट करें तो फिर डेलीगेशन है सर। अरे बोलेगा। चलो नेक्स्ट, ये बीच वाली लाइन काम की है तुम्हारी, असर्शन रीजन बनेगी बड़े होके। हाँ हाँ चलो पढ़ने का क्या लिखा? एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी, कभी भी सर कंप्लीटली सेंट्रलाइज और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। अब आप खुद पढ़ के बताओ, क्या बड़े होके नहीं बनेगा असर्शन रीजन? पूरा हक है उसका। फिर
चलो इंपॉर्टेंस बताओ सर। डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग decentralization help to promote self reliance and confidence among the subordinates. Decentralization policy help to identify those executive who have necessary potential to become a dynamic leaders. जो रोल देखो डिसेंट्रलाइजेशन में हो रहा ना, वो लेवल के बीच में हो रहा, विद इन द सेम लेवल। वही सेम रोल तो प्ले हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में, बस डिफरेंट लेवल्स हो रहे हैं। आप खुद सोचकर देखो, अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैंने मिडिल या लोअर को दे दी, और अगर उसमें रियली में कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो उस अथॉरिटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा, तो आगे जाकर सर हमारे लिए एक डायनामिक लीडर मिल गया, एक फ्यूचर मैनेजर हमने तैयार कर लिया। यही पर्पस है सर डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। अगला सर, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर, अब भी सेम बात की अपन ने। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, बहुत क्विक हो जाएगी। चलो अगला, रिलीफ टू दी, क्योंकि सर टॉप मैनेजमेंट जैसे ही कुछ अथॉरिटीज किसको देगा, लोअर को देगा, तो सर उसका जो काम है, वर्कलोड है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट, देखो जहां जितना ज्यादा ऑटोनॉमस होती जाएंगी ना चीज, ऑटोनॉमस समझते हो ना, डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी, ग्रोथ के एक्सपेंशन के चांसेस उतने, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी तो सर अपॉर्चुनिटी को इनकैश भी जल्दी कर लोगे, तो ये बेनिफिट आपको मिलने लगते हैं। लास्ट लिखा है सर बेटर कंट्रोल। चलो यहां पर बेटा एक टेबल दी है, डेलीगेशन वर्सेस, एक बार बढ़िया शिद्दत के साथ पढ़ने का सर। चलो पढ़ा क्या, पक्का कि बस पढ़ा ना? चलो तो आई थिंक खत्म हो गया क्या ये? चलो इसके नीचे मैंने ना कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप सर इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में डाल रखे हैं मैंने। बोलो सर। हाँ दे देंगे। चलो सर, तो फंक्शन अभी तक कौन सा हो गया, प्लानिंग, और अब बात आएगी सर। सर सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि हाउ स्टाफिंग इज कनेक्टेड विद ऑर्गेनाइजिंग। आपको याद है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या थी, बताओ। चलो एक बार वापस बोलेंगे। ना 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 ना, नहीं यार, कुछ भी कर रहे हो। है डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए बोलो डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिसेंट्रलाइज, तीसरा डेलीगेशन, चौथा प्लानिंग, कुछ भी, फिर पांचवा फंक्शनल स्ट्रक्चर,
बेचारा ऑर्गेनाइजिंग साइड में बैठ के रो रहा है कि क्या करना चाह रहे हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था सर? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। दूसरा, तीसरा, चौथा, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब चलते हैं प्लानिंग की प्रोसेस पर। प्लानिंग में स्टेप नंबर 1 सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तीसरा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, चौथा एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, पांचवा सेलेक्टिंग, छठवा, सातवां। ये याद होना चाहिए आपको ऐसे, ठीक है? याद है? चलो तो इस बात पे ताली तो। आपने फिर ऐसा हेलो हेलो